ठीक है, प्रश्न का पहला पार्ट है जो कह रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिलीजन विथ पॉलिटिक्स। और दूसरा इट्स कंसिक्वेंसेज। पटक दो। शिट, इट्स कंसिक्वेंसेज। और जब कंसिक्वेंसेज की बात करेंगे तो गांधी के संदर्भ में इसके कंसिक्वेंसेज क्या रहे? नहीं तो इसकी कीमत गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। लिखने में शर्म आ रही थी। क्या है? क्या मतलब? क्यों? वो तो एक फैक्ट। अरे डर, अब इस तरह डरिएगा जहां पर डरना चाहिए वहां डरते नहीं हैं, और जहां पर नहीं डरना चाहिए, जहां पर नहीं डरना चाहिए वहां पर डरिएगा नहीं। तो डर डर के जीने से बेहतर मर जाना है। अगर गांधी को डिफेंड अब नहीं कर सके तो देश को कपाट डिफेंड करेंगे। मतलब सिंपल सा मतलब है नहीं। और वध और हत्या का पूरा कंटेक्स्ट वही है, और देश को चुकानी पड़ी। नहीं, सांप्रदायिकता, विभाजन की त्रासदी, नहीं। अब इस कंसिक्वेंसेज को हमें क्या करना है? काउंटर बैलेंसिंग नीडेड। सवाल यह उठता, इससे ज्यादा जैसे समझाने की कोशिश करेंगे खतरा है, और खतरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर प्रश्न मतलब आंसर के डिफरेंट पार्ट के बीच बैलेंस को मेंटेन करना मुश्किल होगा। उसकी भूमिका उतनी तक ही है कि हमने स्पष्ट कर दिया कैसे गांधी को कीमत चुकानी पड़ी, कैसे देश को कीमत चुकानी पड़ी। खत्म। अब काउंटर बैलेंसिंग अप्रोच जो हम अपनाएंगे, तीन कंटेक्स्ट को पिक करें। स्पेसिफिक, बार बार मैं कहता हूं, स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास हो।
स्पेसिफिक 3 कंटेक्स्ट इसका क्या होगा? तो पहला कंटेक्स्ट जो इसका होगा, Gandhi was not the first one. धर्म और राजनीति को एक दूसरे से, धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले गांधी पहले व्यक्ति थे क्या भारतीय राजनीति में? धर्म को राजनीति से जोड़ने की एक लंबी परंपरा रही है। संथाल विद्रोह में देखें, धर्म को राजनीति से जोड़ा गया। मुंडा विद्रोह में धर्म को राजनीति से जोड़ा गया। सन्यासी विद्रोह में जाकर के देखें, वो कंपोनेंट आपको मौजूद वहां पर दिखाई पड़ेंगे। अगर 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में अगर आप जाकर के देखें तो गर्मपंथियों ने धर्म को राजनीति से जोड़ा। इनफैक्ट 1890 के दशक में तिलक ने, और लेटर ऑन गर्मपंथी जो भी हैं, चाहे आप बाल गंगाधर तिलक की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, आप जो है क्या कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल की बात करें, अरविंदो घोष की बात करें, सबने धर्म को राजनीति से जोड़ा। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो फर्स्ट फेज के हैं, उन्होंने राजनीति से धर्म को जोड़ा नहीं। और लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो लेटर फेज में डिवाइड एंड रूल की कॉलोनियल पॉलिसी ने, डिवाइड एंड रूल की कॉलोनियल पॉलिसी ने क्या किया? धर्म के राजनीतिकरण को संस्थागत आधार देने की कोशिश की। मुस्लिम लीग की स्थापना के जरिए, सेपरेट इलेक्टोरल के जरिए। और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो लेटर फेज में मैं कहना चाहूंगा कि चाहे हिंदू महासभा चले जाएं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चले जाएं, मुस्लिम लीग की तो ऑलरेडी मैंने चर्चा की, तो इन लोगों ने राइट विंग पॉलिटिकल फोर्सेज, चाहे वह हिंदुत्व फोर्सेज हो या इस्लामिक फोर्सेज हो, उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अटैच किया। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन की प्रक्रिया तेज होती है। बातें स्पष्ट हुई। तो इस चीज की चर्चा करनी। गांधी को अगर आप देखें, इंटेंशन ऑफ गांधी क्या है? गांधी ने भी धर्म को राजनीति से जोड़ा। अहम इंटेंशन है ना, ठीक है। गांधी का इंटेंशन क्या है धर्म को राजनीति से जोड़ने का? जो पॉलिटिकल एविल से ही गांधी राजनीति और धर्म को लिंक करते हो, उसको काउंटर करना चाहते। वो राजनीति को मोरल, एथिकल बनाना चाहते थे, वैल्यू बेस्ड बनाना चाहते थे, राजनीति को सेंसिटिव बनाना चाहते थे। इसके लिए राजनीति को मानवीय बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ने की बात की। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़ते हुए ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को काउंटर करने की कोशिश की। तीसरी चीज अगर देखें तो गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़ते हुए एंटी कॉलोनियल यूनाइटेड फ्रंट को निर्मित करने का प्रयास किया। उपनिवेशवाद विरोधी संयुक्त मोर्चे को निर्मित करने की उन्होंने कोशिश की। बातें स्पष्ट हुई या नहीं?
हाँ, यह सच है कि इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो ये चीजें गांधी की भूल साबित होती है। इन द लॉन्ग रन इसने कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का आधार निर्मित किया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें इस पूरे के पूरे प्रोसेस में गांधी की जहां पर विफलता रही या गांधी जो नहीं कर पाए, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। और गांधी क्या नहीं कर पाते? तो अगर आप देखें तो गांधी ने खिलाफत के सहारे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जो जोड़ने की कोशिश की, तो अगर आप देखें तो उसको वो ग्रास रूट लेवल पर उतार नहीं पाए, जमीनी धरातल पर उसको उतार नहीं पाए। वो नेतृत्व के स्तर पर समझौते तक सीमित रह जाता है, या कहें कि उसको उतारने का उन्हें समय नहीं मिला। क्योंकि असहयोग आंदोलन में जिस तरीके से बड़े स्तर पर हिंदुओं और मुसलमानों की भागीदारी होती है, पूरे नेशनल मूवमेंट में 1857 के रिवोल्ट के बाद हिंदुओं और मुसलमानों की सम्मिलित भागीदारी की दृष्टि से असहयोग आंदोलन जो है वह शीर्ष पर है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वहीं पर मुस्लिम लीडरशिप जो है, वहीं पर मुस्लिम लीडरशिप के रोल सामने आते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप का कमिटमेंट जो है नेशनल मूवमेंट के प्रति नहीं था, खिलाफत के प्रश्नों तक था। और वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हुए, कहीं ना कहीं गांधी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाया। नहीं, तीसरा कंटेक्स्ट देखें। टू मच हार्श स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये ज्यादा कठोर है। गांधी और गांधीयन स्ट्रैटेजी के प्रति ऐसा लग रहा है कि होल एंड सोल गांधी की ही जिम्मेवारी है पार्टीशन और कम्युनल ट्रेजरी के प्रति। गांधी से चूक हुई और उस चूक को उन्होंने करेक्ट करने की भी आगे कोशिश की। अब यह बात अलग है कि उसमें उनको सफलता मिली या नहीं मिली, और नहीं ही मिली। और अगर गांधी को उसके लिए जिम्मेवार हम ठहराएंगे तो व्हाट अबाउट ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? व्हाट अबाउट रोल ऑफ हिंदू महासभा एंड वीडी सावरकर? हिंदू महासभा की भूमिका को किस रूप में देखेंगे? मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका को आप किस रूप में देखेंगे? सुहरावर्दी की भूमिका को किस रूप में देखेंगे? बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? और कांग्रेसियों के उस समूह की भूमिका को कैसे देखेंगे जिन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जो स्ट्रैटेजी ड्रॉ आउट की गई कम्युनलिज्म को काउंटर करने के लिए, उसको जमीनी धरातल पर नहीं उतरने दिया गया। अब बातें समझ में आई? ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है।
अब सवाल यह उभर करके आता नहीं, बेसिकली जब हम गांधी के धर्म और राजनीति को लेकर गांधी के नजरिए को देखें, तो सवाल यह उठता, धर्म को लेकर गांधी का नजरिया क्या है? यहां पर अगर आप देखें, गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से डिफरेंट लाइन लेते हैं। गांधी बेसिकली रिलीजियस पर्सनालिटी है, मूलतः हुए धार्मिक व्यक्ति, और गांधी ने अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने से परहेज नहीं किया। और यहां पर ध्यान रखें, गांधी के जीवन में धर्म की भूमिका, रोल ऑफ रिलीजन इन लाइफ ऑफ गांधी, धर्म को गांधी को अधिक मानवीय बनाने में है, गांधी को अधिक संवेदनशील बनाने में है। क्योंकि गांधी ने रिलीजियस कंडक्ट को अहमियत नहीं दिया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को गांधी उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत रिलीजन के इंट्रिसिक वैल्यू को देते हैं। गांधी के लिए धर्म सत्य के साक्षात्कार का माध्यम है। गांधी के लिए धर्म जिमि धार्यते इति धर्मः के आदर्शों से प्रेरित है, गीता के आदर्शों से प्रेरित है। गांधी ने धर्म को इंडिविजुअल अफेयर के रूप में नहीं देखा, प्राइवेट अफेयर के रूप में नहीं देखा। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो गांधी ने रिलीजन की व्याख्या आधुनिक मानवतावादी चिंतन के परिप्रेक्ष्य में की। और जब वो धर्म राजनीति को धर्म से जोड़ने की बात करते तो उनका पर्पस होता है राजनीति को अधिक संवेदनशील बनाना, राजनीति को मूल्यपरक बनाना, राजनीति को मानवीय बनाना, राजनीति में मूल्य और नैतिकता की पुनर्बहाली को सुनिश्चित करना, राजनीतिक शुचिता को सुनिश्चित करना। और इसलिए देखेंगे रिलीजन का जो मेन माइंडेड इंटरप्रिटेशन है, गांधी आउटराइटली उसको रिजेक्ट करते। गांधी जो है रिलीजन का जो डिविजिव रोल है, धर्म की जो विभाजनकारी भूमिका है, उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते। और अगर आप देखें तो दो चीज ध्यान, धर्म को लेकर गांधी का नजरिया अंत तक अपरिवर्तित रहा, राजनीति को लेकर गांधी का नजरिया अंत तक अपरिवर्तित रहा। धर्म और राजनीति के अंतर संबंधों को लेकर गांधी का नजरिया अंत तक अपरिवर्तित रहा। ठीक है, खिलाफत जैसा प्रयोग उन्होंने नहीं किया आगे, खिलाफत जैसा प्रयोग उन्होंने आगे नहीं किया, लेकिन रिलीजियस सिंबोलिज्म जो है गांधीयन स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। और रिलीजियस सिंबोलिज्म के सहारे उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की कोशिश हमेशा की। हां, एक फर्क आया, थ्योरेटिकल पोजीशन नहीं बदला, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन जो है यह बदला। गांधी ने यह महसूस किया कि कहीं ना कहीं जनता इसके लिए अभी तैयार नहीं है, जनता उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए धर्म को राजनीति धर्म को राजनीति से जोड़ने का जो उनका आग्रह था, वो आग्रह अब वो आग्रह नहीं रहा।
उस आग्रहशीलता को जो है उन्होंने प्रदर्शित करने से परहेज किया। अब वो लार्जर स्केल नहीं दिखता। बातें नहीं, प्रैक्टिकली उन्होंने भी महसूस किया कि धर्म को इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट तक सीमित रखा जाए। देखिए तो लगभग चीजें आ गई। बतलाइए। बढ़े आगे। ये चीज ध्यान रखें, आंसर लिखते वक्त शब्दों का प्रयोग संभल कर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बदलने की बात हम तब करते, बदलने की बात तब हम करते जब गांधी सेपरेशन, रिलीजन और पॉलिटिक्स के सेपरेशन को लेकर के वोकल होती। वोकल रहे। उनका जोर घट गया, फोकस कम कर दिया उन्होंने। गांधी के जितने मीटिंग्स होते थे आप देखें, उनकी शुरुआत कहां से होती है? भजनों से होती है। क्लियर? बढ़े आगे। लिखिए प्रश्न, कम से कम एक तो डिस्कस किया ही जा सकता है। क्या क्या आशुतोष जी भाषण दे रहे हैं? आशुतोष जी क्या भाषण दे रहे हैं? लिखिए। धर्म और राजनीति को लेकर धर्म और राजनीति के अंतर संबंधों को लेकर नेहरू के नजरिए को स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि सांप्रदायिकता से लड़ने और उस पर अंकुश लगाने का नेहरूवादी विजन क्या था?
explaining the Nehruvian approach regarding interrelation of religion and politics. क्या लिखा है? इलूसिडेटिंग कर दे, एक्सप्लेनिंग की जगह। एक्सप्लेन व्हाट वाज द नेहरूवियन विजन for fighting against communalism, and checking communalism. अगर आप इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? नेहरू की सोच, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को लेकर। नेहरू की सोच क्या थी? और दूसरा इस मसले पर गांधी से भिन्नता कह लें या मतभेद। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, काउंटरिंग strategy for countering communalism। सांप्रदायिकता को काउंटर करने की जो उनकी रणनीति है। और यहां पर भी देखेंगे जब लिख रहे हैं कंपैरिजन विथ गांधी, बस ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइन इसलिए लेकर चल रहा हूं, कल के डेट में गांधी नेहरू तुलना भी पूछा जा सकता है। यहां पर पासिंग रेफरेंस के रूप में मैं ले रहा हूं, चर्चा करूंगा, लिखेंगे इस प्रश्न में आप पासिंग रेफरेंस के रूप में, और मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। बेसिकली अगर आप देखें तो जो चीज मैं कहना चाहता हूं वह क्या है? गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व में फर्क है, मूलभूत व्यक्तित्व में अंतर है। क्योंकि गांधी मूलतः धार्मिक व्यक्ति है। गांधी वॉज बेसिकली ए रिलीजियस पर्सन, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो नेहरू वॉज बेसिकली ए सेक्युलर,
नेहरू मूलतः धर्मनिरपेक्ष है। ये बेसिक डिफरेंस है। नहीं, संवेदना के धरातल पर आप देखेंगे तो कई सिमिलरिटी आपको नेहरू और गांधी में दिखाई पड़ेगी, लेकिन तात्विक भिन्नता भी दिखाई पड़ेगी। जैसे अगर आप देखें, जो हमने कहा कि गांधी मूलतः रिलीजियस व्यक्ति, नेहरू मूलतः धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। एक जगह केंद्रीयता धार्मिकता की है, दूसरी जगह केंद्रीयता धर्मनिरपेक्षता की है। एक की धार्मिकता धर्मनिरपेक्षता का निषेध नहीं करती है। गांधी धार्मिक हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को निगेट नहीं करती। उसका बेसिक स्पिरिट जो है, सेकुलरिज्म के बेसिक स्पिरिट को वायलेट नहीं करता है। वो कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ गांधी उदार और सहिष्णु हो और सर्वधर्म समभाव की बात करते। और यह सर्वधर्म समभाव जो है, संवेदना के धरातल पर गांधी को कहां ले आता है? धर्मनिरपेक्षता के करीब ले आता। और अगर आप जाकर के देखें, नेहरू सेकुलर हैं, नेहरू धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन नेहरू का सेकुलरिज्म जो है रिलीजियसिटी को निगेट नहीं करता है। वह नेहरू की धर्मनिरपेक्षता धार्मिकता का निषेध नहीं करती है। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि नेहरू का संसर्ग जो है, गांधी का संसर्ग नेहरू के यहां रिलीजियसिटी के लिए स्पेस क्रिएट करता है, धार्मिकता के लिए स्पेस क्रिएट करता है। और नेहरू का संसर्ग गांधी के लिए अगर देखें, या उस समय के अदर सेकुलर फोर्सेज जो थे, उनका संसर्ग, उनका दबाव गांधी की रिलीजियसिटी को सेकुलर ओरिएंटेशन देता है। तो इस बेसिक डिफरेंसेज को समझें, इस बेसिक डिफरेंसेज को समझें कि जहां गांधी रिलीजन को पॉलिटिक्स से अटैच करने की बात करते, वहीं नेहरू के पास देखें साइंटिफिक टेम्परामेंट है। यह साइंटिफिक टेम्परामेंट है। और नेहरू को अगर आप देखें तो नेहरू रिलीजन को प्राइवेट अफेयर के रूप में लेते हैं, धर्म को निजी मामला मानते हैं, व्यक्तिगत मामला मानते हैं। वे धर्म के राजनीति में इस्तेमाल के अगेंस्ट हैं। नेहरू आपको कभी राजनीति और में धर्म के इस्तेमाल की हिमायत करते नहीं दिखाई पड़ेंगे। और अगर आप जाकर के देखें तो जब गांधी ने भूख हड़ताल का हथियार, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, तो नेहरू ने गांधी से असहमति जताते हुए पत्र लिखा गांधी को। इस मसले पर वो सहमत नहीं थे कि उपवास का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लेटर ऑन नेहरू रियलाइज करते और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उस उपवास का जो चमत्कारिक महत्व था उसको उन्होंने महसूस किया। और अगर उन्होंने महसूस किया तो फिर वो उस चीज को कन्फेस करते हैं गांधी के सामने। इसलिए मैंने कहा कि गांधी के प्रभाव में नेहरू के यहां रिलीजियसिटी के लिए स्पेस क्रिएट होता है। नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें
तो नेहरू धर्म की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करते। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है धर्म का त्याग नहीं है, धर्म का निषेध नहीं है, ए रिलीजियस होना नहीं है, एंटी रिलीजियस होना नहीं है। धर्म विरोधी होना धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं है, अधार्मिक होना धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं है, और धर्म का त्याग धर्मनिरपेक्षता का मतलब नहीं। नेहरू के यहां भी देखें धर्मनिरपेक्षता का एक अर्थ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द रिलीजन। राज्य सभी धर्मों की सुरक्षा करे, ये नेहरू कहते हैं। किसी दूसरे धर्म की कीमत पर किसी दूसरे धर्म का पृष्ठपोषण ना करे। और नेहरू अगेंस्ट हैं स्टेट्स अटैचमेंट विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो नहीं चाहते कि धर्म राज्य जो है किसी धर्म विशेष से संबद्ध हो। और इस कंटेक्स्ट में देखें तो जिस तरह गांधी सर्वधर्म समभाव के जरिए इंडिया के रिलीजियस प्लूरलिज्म के प्रति जो है रेस्पॉन्सिव है, ठीक उसी प्रकार सेकुलरिज्म के सहारे नेहरू भी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया की है उसके प्रति रेस्पॉन्सिव है। और वो कहते हैं अगर नेहरू के कंटेक्स्ट में देखें, वो स्टेट और रिलीजन के बीच सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन की बात करते, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते, रिलीजियस इक्वलिटी की बात करते। वे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच कनेक्ट पर बात करते। वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के अभाव में किसी भी राष्ट्र का वास्तविक राष्ट्र और राष्ट्रवाद का निर्माण संभव नहीं है। वे धर्म के राजनीतिकरण को भारत जैसे बहुधार्मिक देशों के लिए खतरनाक मानते हैं। अगेन अगर आप जाकर के देखें, आप अगर देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखेंगे नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच इस मसले पर मतभेद सामने आते हैं। नेहरू और पटेल के बीच इस मसले पर मतभेद उभर करके सामने आते हैं। नेहरू स्टेट के रिलीजन से डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए आते, और केवल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए नहीं आती, बल्कि अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में पहल नेहरू ने की थी, क्योंकि उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ की दिशा में जो पहल की हिंदू कोड बिल के सहारे, यह यूनिवर्सल सिविल कोड की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब यह बात अलग है कि कांग्रेस के भीतर और बाहर के दक्षिण पंथियों की गोलबंदी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। वो फ्रैगमेंटेड फॉर्म में आया, हिंदू कोड बिल यूनिफाइड फॉर्म में नहीं आया। लोग आज तर्क देते हैं अगर हिंदू कोड बिल यूनिफाइड फॉर्म में आ पाता तो उस स्थिति में देखेंगे निश्चित तौर पर उसका अगला कदम जो होता मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन और अपडेशन होता। क्योंकि वैसी स्थिति में माइनॉरिटी कम्युनिटी को यह मैसेज नहीं जाता
दो तरह के मैसेज नहीं जाते। पॉलिटी वाले क्लास में हमने यूसीसी को डिस्कस किया। ये मैसेज नहीं जाता कि मुसलमानों की जो उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी स्नैच की जा रही है या उन पर इंपोज किया जा रहा है। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, कम्युनलिज्म के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कम्युनलिज्म को काउंटर करने के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे नेहरू के पास जो स्पेसिफिक विजन था, उस स्पेसिफिक विजन का आपको अभाव दिखाई पड़ेगा। नेहरू ने उस खतरे को समझा। इंडिया की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए नेहरू जो है यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी को प्री कंडीशन बतलाते, कहते हैं विविधता में एकता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की गारंटी है, और अगर विविधता में एकता खतरे में पड़ेगी तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें सांप्रदायिकता को लेकर के नेहरू की सोच कितनी अस्पष्ट थी, आप इस चीज को समझें। उन्होंने सांप्रदायिकता को बाह्य आक्रमण से कहीं ज्यादा खतरनाक माना। दूसरी चीज देखें, उन्होंने संस्थागत तरीके से सांप्रदायिकता से लड़ने की कोशिश की, और संस्थागत तरीके से सांप्रदायिकता से लड़ने का मतलब और अगर आप देखेंगे तो यह कोशिश पहले से आपको दिखाई पड़ती है। आप अगर जाकर के देखें तो इंडिपेंडेंट इंडिया लीग की जो स्थापना होती है सुभाष के साथ, उसकी एक बुनियादी शर्त क्या थी, प्री कंडीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया लीग की सदस्यता के लिए। उस समय हिंदू महासभा का सदस्य कांग्रेस का सदस्य हो सकता था, और उसकी शर्त रखी गई कि किसी भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया लीग का मेंबर नहीं हो सकता। क्लैरिटी ऑफ विजन था। नेहरू ने लगातार साइंटिफिक टेम्परामेंट के विकास पर बल दिया, वैज्ञानिक सोच के विकास पर नेहरू ने बल दिया। और अगर आप जाकर के देखें, इसके लिए उन्होंने जो इंडिया के एजुकेशनल मॉडल को सेकुलराइज करने की कोशिश की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बेस्ड बनाने की कोशिश की। नंबर 2 अगर आप देखें, दूसरी चीज जो है, नेहरू जो है कला, साहित्य, और सांस्कृतिक मोर्चे पर सांप्रदायिकता से लड़ने की बात करते हैं। इस चीज को समझिए। और उन्होंने बाजाबता सिनेमा से लेकर के, थिएटर से लेकर के, सांस्कृतिक संगठनों से लेकर के उन्होंने लगातार इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की कोशिश की, जिसके कारण आज भी अगर आप देखें तो नेहरू सबसे अधिक निशाने पर हैं।
इंदिरा गांधी उतने निशाने पर हैं जितने नेहरू। तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें, उन्होंने कम्युनलिज्म से फाइट आउट करने के लिए एक मेंटल प्रिपरेशन पर जोर दिया। और नेहरू इस बात को जान रहे थे कि जो कम्युनल फोर्सेज हैं उन्होंने हार नहीं मानी है, लगातार इस जुगुत में हैं कि कब मौका मिले और चढ़ बैठे, और मौका दे ही दिया हम। तो इसके लिए उन्होंने लगातार हर महीने जो है स्टेट के चीफ मिनिस्टर से वो कम्युनिकेट करते थे लेटर्स के जरिए। लगातार उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की इस मसले पर, क्या तैयारी हो रही है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे उनको काम करना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई में साधने का प्रयास किया। कम्युनलिज्म के अगेंस्ट लड़ाई में एक संगठन के रूप में कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश की। वो कांग्रेस के सेकुलराइजेशन की बात करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधते हैं, उन्हें ये मैसेज देते हैं वो जनता से संपर्क साधने की कोशिश करें, और कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस जो है सेकुलर फोर्सेज को लीड करे। और केवल लीड नहीं करे बल्कि सेकुलर जो फोर्सेज हैं उनके पक्ष को मजबूती से रखे। उन्होंने सेकुलर फोर्सेज की कलात्मक, साहित्यिक, वैचारिक सक्रियता की बात की। वैचारिक लड़ाई को विचारधारा के स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आप लाख कहते रहें, पसंद करें ना पसंद करें, नहीं, अगर आप देखें तो उस वैचारिक लड़ाई को लड़ने की कोशिश अब थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तमाम दबावों के बावजूद राहुल गांधी महाकुंभ नहाने नहीं गए, और महाकुंभ ही नहाने नहीं गए। इनविटेशन के बावजूद जो है नेहरू गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति जो है अंबानी के बेटे के ब्याह में भी नहीं गया। यह वैचारिक लड़ाई है, इस बात को समझिए। इसी तरीके से लड़ा जा सकता है, इसे भिन्न तरीके से आप नहीं लड़ सकते। जनों दिखा करके आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। यह बतलाता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो धीरे धीरे संघ की सोच वाले जो कांग्रेसी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेगी। कांग्रेस के भीतर भाजपा ज्वाइन करने वाले की कतार बढ़ेगी। तो यह आइडिया नेहरूवियन आइडिया है। उन्होंने कल्चर ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता और समन्वय, उन्होंने उसको प्रमोट करने की बात की। उन्होंने मॉडर्निज्म के सहारे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के सहारे, लॉजिकल रीजनिंग के सहारे उन्होंने कम्युनलिज्म को काउंटर करने की रणनीति अपनाई। और अगर इस पूरे के पूरे क्रम में देखें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौर में जो कांग्रेस से गलतियां हुई, उन गलतियों से नेहरू ने सबक लिया और उनसे सबक लेते हुए नेहरू ने जो है लड़ने की कोशिश की।
मजबूती से लड़ने की कोशिश की, बस इतना पर्याप्त है। और क्या दीजिएगा? कुछ चीजें और अगर आप करना चाहें, मार्जिनलाइजेशन ऑफ राइट विंग फोर्सेज, मार्जिनलाइजेशन ऑफ राइट विंग कम्युनल फोर्सेज, दक्षिणपंथी सांप्रदायिक शक्तियों को हाशिए पर पहुंचाना, कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर दोनों, यह नेहरू की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। और इसलिए अगर नेहरू के नेशन और नेशनलिज्म की अवधारणा को देखें तो उन्होंने रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को खारिज किया, रिजेक्ट किया, पार्टीशन को स्वीकार किया, लेकिन टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, कभी नहीं स्वीकार किया। नहीं? तो ये जो पाकिस्तान भेजते हैं हमारे माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गृहराज जी, बात बात पर समझे। कौन? अरे बहुत याद आएंगे लोग, समझे न। तो ये मत सोचिए कि आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा। बस चले तो रिफाइनरी और HFC मक्का रिसर्च सेंटर के साथ भी जो है इधर गुजरात की तरफ, कर्नाटका की तरफ, मुंबई की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कल सूचना मिली कि स्थगन लेटर आ गया है, लेकिन अभी तक दर्शन स्थगन लेटर के नहीं हुए। समझ? तो डॉक्टर गोबल्स का नाम सुना है? हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो डॉक्टर गोबल्स की दो फिलॉसफी थी, समझ? झूठ को इतना प्रचारित कर दो, समझ? झूठ को इतना प्रचारित कर दो कि वो सच लगने लगे। ठीक है? क्या? हाँ, अच्छा है, सीखो। ब्याह होगा ना तो इतनी बार दोहरा देना दूल्हा के सामने। और दूसरा क्या था, जहां कुछ नहीं मिलने वाला है लटपट लगा दो, पंच आएंगे दे, कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे। समझे? तो इस चीज को समझिए। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ना, वो लंबा है। समझे? छोड़े ना, कल आप देख लेना। कल के क्लासेज कितने बजे से होंगे? 6 बजे से, ऐसे 4 बजे से। कल से ऐसे का क्लास शुरू होगा ना, 20 है ना, कल 20 का ही डेट दिया था ना, तो कल से ऐसे का क्लास शुरू हो जाएगा। तो 6 बजे से ये दूंगा। बच क्या गया है? वर्ण और जाति, उसके कंटेक्स्ट में गांधी, अंबेडकर। एक मुझे लग रहा है गांधी के सर्वोदय की जो संकल्पना है और स्वराज की संकल्पना, उसको भी डिस्कस करने की जरूरत है। पर्सनालिटी में क्या और कुछ डिस्कस भाई? अरे कुछ चीज जो है वो सब अब मुझ पर भी दबाव अब बढ़ रहा है, समझे? क्या? अरे मेरा भी तो शरीर साथ, अब उम्र हुई, तुम लोगों वाली उम्र थी ना, तो रात में 12 बजे तक क्लास लिया है। हाँ, अरे फिर चेक करना भाई, पढ़ूं कि चेक करूं? समस्या एक नहीं है। अब छोड़ दो ना कल, आज लेकिन खींचा हो थोड़ा सा।
ठीक है, हो क्या जा रहा है, इस चीज को समझो। प्रश्न बहाना है और ये रेगुलर टॉपिक नहीं है। रेगुलर टॉपिक पर इंडिकेट करके बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो रेगुलर टॉपिक में नहीं आते। वहां पर एक समस्या आती है, प्रश्न अगर घुमा करके पूछ दिया गया तो फंसने का खतरा होता। इसलिए तुम गौर करना, आज जितने टॉपिक पिक हमने किए हैं या नेशनलिज्म से ही डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आपके सामने स्ट्रक्चर कर देता, उसके बाद में कंप्रीहेंसिवली डिस्कस कर देता। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल मूवमेंट पर लगातार क्लास लेके, लंबा क्लास लेके खत्म कर दूंगा एक दिन में, कभी भी। वो हमारे लिए समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीजें मिसिंग पॉइंट है, तो पिक करता हूं। थैंक यू।